नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 60 सीटों वाले नागालैंड में नेफ्यू रियो की नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार वापस लौटती दिख रही है। आज तक के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीपीपी गठबंधन को 38 से 48 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं एनपीएफ को 3 से 8 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जी न्यूज़ के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीपीपी गठबंधन को 35 से 43 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनपीएफ को 2 से 5 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले आज एजेंसियों के एग्जिट पोल आने लगे हैं। ताजा आए रुझानों में त्रिपुरा में भाजपा को बढ़त मिली है। त्रिपुरा को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 45 सीटें, कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 6 से 11 ही सीटें और त्रिपुरा मोथा को 9 से 16 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। यानी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मैट्रिक्स जी न्यूज़ के एग्जिट पोल में मेघालय में एनपीपी की सरकार बनती दिख रही है। यहां एनपीपी 21 से 26 सीटें लाती हुई दिख रही है। भाजपा 6 से 11, कांग्रेस 3 से 6 और अन्य को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। नागालैंड और मेघालय में आज सोमवार को मतदान हुआ। नागालैंड में 6 बजे तक 84% से अधिक वोटिंग हो चुकी थी, तो मेघालय में 6 बजे तक 76.27% वोटिंग हुई। बता दें, नागालैंड की कुल 60 सीटों में से 59 सीटों पर चुनाव लड़े गए। एक पर पहले ही बीजेपी का निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुका है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनावी मैदान में है। विपक्षी कांग्रेस और नागा पीपुल्स फ्रंट 23 और 22 सीटों पर चुनावी मैदान में है। कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का अभी छत्तीसगढ़ में अधिवेशन चल रहा था, वहां सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर खड़गे जी मौजूद थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना स्वाभाविक था, लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। साथ में किसी और के लिए छाता लगाया गया था। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी जी, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी नहीं बनने देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 5 दिन की ही हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे आपके कार्यकर्ताओं ने आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। सिसोदिया की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा मौजूद थी। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोमवार को भाजपा और केंद्र पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भाजपा की तानाशाही है और इसके साथ ही ये अडानी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया एक प्रयास है। संजय सिंह ने कहा कि गरीब बच्चों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया के घर पर अच्छी तरह से छापेमारी की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये अडानी पर आक्रोश से जनता का ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। इसको लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, पता कर लो आपकी हिस्ट्री, हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, पूरा देश देख रहा है। एक तरफ लाखों करोड़ के लूट करने वाला अडानी है, जिस पर सारी एजेंसी खामोश, दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हो। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान आपके कार्यकर्ता दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, बंगाल जैसे और भी राज्यों में सड़क पर उतरे। वहीं भोपाल में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुद को जंजीर में कैद करके प्रदर्शन करते हुए कहा, यह गिरफ्तारी अघोषित आपातकाल का संदेश दे रही है। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, मनीष सिसोदिया न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है। भाजपा के पापों का घड़ा भर चुका है। गिरफ्तारी अडानी की होनी थी।
आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न होते हुए भी उन्हें राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लिखा कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में थे। सभी के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं का आदेश मानना पड़ा। शहरों, ऐतिहासिक इमारतों, सड़कों के नाम बदलने के पीछे पड़े रहने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है। इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इसने कहा कि क्या आप देश को उबालना चाहते हैं। नामों को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों को संबोधित करते हुए अदालत ने पूछा कि आप समय को पीछे ले जाना चाहते हैं, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कई सवाल तब पूछे जब देश के शहरों, ऐतिहासिक इमारतों और अन्य जगहों के नाम बदलने के लिए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। उपाध्याय ने याचिका में उन शहरों और कस्बों के प्राचीन नामों की पहचान के लिए रीनेमिंग कमीशन बनाए जाने की मांग की, जिनका नाम कथित तौर पर आक्रमणकारियों के नाम पर रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय के दलीलों पर कई सवाल किए और आखिरकार याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश अतीत का कैदी बनकर नहीं रह सकता है। इसने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत सभी का है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाया। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा, ये उन मुद्दों को जीवंत करेगा जो देश को उबालते रहेंगे। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि देश के इतिहास को उसकी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। शहरों, ऐतिहासिक इमारतों, सड़कों के नाम बदलने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा, आप इसे एक जीवंत मुद्दे के रूप में और देश को उबाल पर रखना चाहते हैं क्या? एक विशेष समुदाय पर उंगली उठाई गई है। आप समाज के एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये एक धर्मनिरपेक्ष मंच है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा, आप सड़कों का नाम बदलने को अपना मौलिक अधिकार बता रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम गृह मंत्रालय को निर्देश दें कि वो इस विषय के लिए आयोग का गठन करें। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने याचिका में अकबर रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड, जेम्स फोर्ड रोड, हेली रोड जैसे नामों को भी बदलने की जरूरत बताई। लेकिन जस्टिस जोसेफ ने कहा, आपने अकबर रोड का नाम बदलने की भी मांग की है। इतिहास कहता है कि अकबर ने सबको साथ लाने की कोशिश की, इसके लिए दीन इलाही जैसा अलग धर्म लाया। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इसे किसी सड़क के नाम तक सीमित न किया जाए। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को अकल्पनीय तकलीफें दी, जिनके चलते हमारी माताओं को जौहर जैसे कदम उठाने पड़े, उन क्रूर यादों को खत्म करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान ही जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हम पर हमले हुए, ये सच है कि आप समय को पीछे ले जाना चाहते हैं। इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में समस्याओं की कमी है? उन्हें छोड़कर गृह मंत्रालय अब नाम ढूंढना शुरू करे। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा, हिंदू धर्म एक धर्म ही नहीं, जीवन शैली है। इसमें कट्टरता की जगह नहीं। हिंदू धर्म ने मेहमानों और हमलावरों सबको स्वीकार कर लिया। वह इस देश का हिस्सा बनते चले गए। बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की थी। अब समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अडानी समूह पर देश भर के संस्थानों की नजरें टिकी हुई हैं। सब उसकी अलग अलग जांच कर रहे हैं। अडानी समूह को दिए गए कर्जों पर करीब से नजर रखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब बैंकों को निर्देश जारी किया है कि जिन बैंकों ने समूह को कर्ज दिया है वो हर हफ्ते केंद्रीय बैंक को रिपोर्ट दें। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया था कि जिन बैंकों ने अडानी ग्रुप को कर्ज दिया है वो उसका विवरण दें। केंद्रीय बैंक के ये निर्देश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आए हैं। नाम न छापने की शर्त पर रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बिजनेस अखबार द मिंट को बताया कि बैंक की निगरानी समिति के सीनियर अधिकारी ने बैंकों द्वारा अडानी समूह को दिए गए कर्जों की हर हफ्ते रिपोर्ट मांगी है। ये बड़े कर्जों की क्रेडिट डेटाबेस पर दी गई जानकारी के मासिक जानकारी के अलावा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अडानी ग्रुप की संपत्ति में 80% की कमी आई है। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी अब ग्लोबल क्रेडिट फंड से $40 करोड़ का कर्ज ऑस्ट्रेलिया के अपने प्रमुख कोल पोर्ट्स के एसेट के बदले जुटाना चाह रहे हैं। इस पोर्ट एसेट से कारमाइकल खान से होने वाले कोयले के एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा जाता है। अडानी फैमिली ट्रस्ट द्वारा नियंत्रण नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी कि NQXT को अब अडानी ग्रुप के लिए धन जुटाने में मदद करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े लोगों ने जानकारी दी। हाल ही के खुलासों से पता चला है कि अडानी ग्रुप के प्रोमोटर्स के पास ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाह के एसेट्स में 100% हिस्सेदारी है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ फिर निशाना साधा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलियाई संपत्तियों जैसे नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी NQXT और कार्माइकल कोयला खदान के बदले $400 मिलियन का कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद महुआ ने नवंबर 2021 की उन रिपोर्टों का हवाला देकर हमला बोला है, जिसमें कहा गया था कि कार्माइकल खदान में अडानी ग्रुप की कभी कोई हिस्सेदारी नहीं थी और उसने पहले ही अपने स्टेक ले लिए थे। महुआ ने ट्वीट में ईडी और सेबी को टैग करते हुए लिखा, अडानी ने कहा था कि उन्होंने NQXT का विनिवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद अब वो इससे $400 मिलियन का ऋण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ ने इनकम टैक्स, ईडी, सेबी को टैग कर कहा, ये अभी भी ये नाटक कर रहे हैं कि NQXT संबंधित पार्टी नहीं है और विदेशी संपत्ति के गैर प्रकटीकरण की अनुमति दे रहे हैं। इसके साथ महुआ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आप सभी भगवा चड्डी वाले जो मेरे अडानी को एक्सपोज करने को लेकर मुझे ट्रोल करने में समय बिताते हैं, जाओ कुछ पैसे खर्च करो, अपनी देशभक्ति साबित करो और इसके बदले अडानी के शेयर खरीदो। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने योजना का समर्थन किया था। कुल 23 याचिकाओं में से 5 ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील प्रशांत भूषण, अंकुर छिब्बर, कुमुद लता दास, मनोज सिंह, हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और कई अन्य पेश हुए। प्रयागराज में आज सोमवार को पुलिस एनकाउंटर में अरबाज नामक शख्स मारा गया। पुलिस का कहना है कि वो उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही थी, उसी दौरान ये एनकाउंटर हुआ। अतीक अहमद के वकील ने अतीक के दोनों बेटों की जान को खतरा बताया है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। 2 दिन पहले ही विधानसभा में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। अरबाज का एनकाउंटर राजनीतिक रंग ले सकता है। पिछले साल कानपुर के विकास दुबे का एनकाउंटर पर काफी विवाद हुआ था। हाल ही में इलाहाबाद में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश मुख्य गवाह था और उसकी गवाही मामले के लिए महत्वपूर्ण थी। उमेश की हत्या का आरोप जेल में बंद अतीक अहमद, उनकी पत्नी, बेटों और 15 अन्य लोगों पर है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में क्या अब तक कुछ कार्रवाई हुई? इस बारे में तो अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसको लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित होने के बावजूद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। अब कुश्ती संघ से ब्रिजभूषण को हटाने की मांग करने वाले पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने दावा किया है कि जांच समिति का एक सदस्य प्रेस को संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा है। फोगाट ने शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले में एक ट्वीट कर कहा है कि ओवरसाइट समिति के एक सदस्य ने शिकायत की सामग्री को कथित तौर पर मीडिया में लीक कर दिया है। फोगाट ने महिलाओं के खिलाफ उस शख्स के रवैये पर भी सवाल उठाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।